नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि मौर्योत्तर काल में कौन-कौन से वंश हुए, जैसे सुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है। भारत में इंडो ग्रीक राज्य हैं जैसे शक, पहलव और कुषाण वंश। नाग वंश के बारे में जानेंगे, वाकाटक वंश के बारे में जानेंगे और संगम युग के बारे में भी जानेंगे। ये साउथ इंडिया को लेकर जो है वो जाने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। तो सूंग वंश के बारे में पहले जानते हैं कि जो सूंग वंश जो है वो मौर्य सेनापति पुष्यमित्र सूंग ने 185 ईसा पूर्व के में अंतिम शासक वैदरथ की हत्या करके, ये किसका वैदरथ जो अंतिम शासक था, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या करके सूंग वंश की नींव डाली। ठीक है, तो ये कौन थे? मौर्यों का सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र सूंग। ये प्रथम ब्राह्मण था जिसने जो है भारत में जो है सूंग वंश की स्थापना की। अब सूंग काल को, अब ये जो सातवाहन है और जो कण्व हैं, ये भी जो है ब्राह्मण धर्म से ही जो है कि ताल्लुक रखते हैं। तो सूंग वंश को वैदिक प्रक्रिया या पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। विदिशा का पुराना नाम जानते हैं? बेसनगर। ठीक है, तो बेसनगर में स्थापित की। भरहुत स्तूप किसने निर्माण कराया था? इसका पुष्यमित्र सूंग ने ही निर्माण कराया था। गार्गी संहिता, ठीक है, के अनुसार पुष्यमित्र सूंग ने यवन शासक डेमेट्रियस के साथ प्रथम युद्ध किया। नेक्स्ट आते हैं अयोध्या शिलालेख के अनुसार पुष्यमित्र सूंग ने अपने शासन के अंतिम दिनों में पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ जो थे वो करवाए थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि पुष्यमित्र सूंग के पुरोहित थे। ठीक है, पुष्यमित्र सूंग की मृत्यु के बाद इस वंश का अगला शासक कौन था? अग्निमित्र। ठीक है, उसका लड़का, और पहले विदिशा का जो उपराजा था। तो मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी। तो इसमें क्या जो है मालविका और अग्निमित्र के बारे में वर्णन है, प्रेम के बारे में। तो अग्निमित्र के ने जो है विदर्भ के विरुद्ध युद्ध किया था, ऐसा जो है मालविकाग्निमित्रम जानकारी प्रदान करती है हमें। और विदर्भ जो है ये हमारा महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र, ठीक है, ने यवन सेनापति मिनांडर को युद्ध में पराजित किया। ठीक है, अब मिनांडर और नागसेन, इनकी इनके बारे में हम जानते ही हैं। नागसेन जो है या नागार्जुन जो है, एक ही नाम है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इसको। तो ये जो है मिनांडर और नागसेन के बारे में जो वार्तालाप होती है उसको मिलिंद पन्हों में दिखाया गया है, और मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन ने लिखी है। ठीक है, अब सूंग वंश के नवा शासक जो था वो कौन था? भागवत या भागभद्र। इसके शासक काल में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण करके विदिशा ओब्लिक बेसनगर, ये देखिए पुराना नाम आ गया है विदिशा का, में गरुण स्तंभ की स्थापना। कंड वंश के बारे में सीखते हैं हम। 112 वर्ष के शासन करने के बाद सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व सेनापति वासुदेव ने करके कण्व वंश की नींव डाली। ठीक है, पुराणों के अनुसार कण्वों ने 45 वर्षों तक शासन किया था। अब कौन कौन से शासक थे इसके? मेन वासुदेव कण्व थे, इसने 9 वर्ष तक शासन किया। फिर भूमिमित्र कण्व थे, सबसे अधिक इसने 14 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, फिर नारायण कण्व थे, उन्होंने 12 वर्ष तक शासन किया। सुशर्मा कण्व था, उसने 10 वर्ष। ठीक है, और सुशर्मा कण्व ये अंतिम था, अंतिम शासक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक ने अंतिम कण्व नरेश, कौन? सुशर्मा, ठीक है ना, की हत्या करके सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की सिमुक ने।
उसके बाद आता है सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। प्रतिष्ठान कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में। तो सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राष्ट्रीय यज्ञ किया था, और इसने दक्षिणाधिपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। अब सातवाहन शासकों में कौन कौन है? जैसे सतकर्णी प्रथम है सेमुक के बाद, फिर सतकर्णी द्वितीय आता है। प्रथम सार्वभौमिक शासक उसी को कहा जाता है सातवाहनों का। तीसरा जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी आता है, जिसकी माता का नाम गौतमी होता है, तो उसने अपनी माता के नाम पे अपना नाम रखा है। तो मात्र सत्तात्मक शासन व्यवस्था थी, ऐसा जो है इससे प्रतीत होता है। तो आगे आते हैं, वाशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्के पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्रण है। यज्ञ सी सतकर्णी के सिक्के पर नाव का चित्रण है। ठीक है। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? हाल। ये भी एक सातवाहन शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बोला जाता है सातवाहन शासक ये कवि था। ठीक है, और दूसरा कौन था? गुणाढ्य। ठीक है, ये शासक नहीं था। ठीक है, तो हाल जो था वो कवि था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की थी, आगे आएगा हमारा। तो हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की और गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटिन और कांसे के मुद्राओं का प्रश्न। देखिए, शीशे की मुद्रा और पोटिन की मुद्रा के बारे में जान लीजिए। सातवाहन शासकों ने ही स्टार्ट किया था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने के लिए प्रथा जो है किसने चलाई थी, स्टार्ट करी थी? ये सातवाहन शासकों ने ही प्रथम की। सातवाहनों की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ठीक है। सातवाहनों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। ठीक है ना, अभी बताया था। फिर नेक्स्ट आते हैं, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का विकास। ठीक है, अब देखिए अमरावती शब्द आया है, और सातवाहनों को क्या कहा जाता है? आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। आंध्र भृत्य। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र में ये लोग रहते थे, है ना, उसी क्षेत्र में शासन करते। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक राज्य भारत। मौर्योत्तर काल की प्रथम यूनानी आक्रमणकारी कौन था? 183 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस प्रथम। इसकी सेनापति कौन था? अपोलोड्स और मिनांडर। ठीक है। डिमिट्रियस की राजधानी क्या थी? सियालकोट या साकल। ठीक है, उसमें बनाई थी, और भारतीय उपाधि धर्महित अजय इंडोरम धारण की थी। इलाहाबाद के रेह नामक स्थान से मिनांडर के अभिलेखों मिले हैं। मिनांडर को एशिया का संरक्षक कहा गया है। यूक्रेटाइट ने तक्षशिला में राजधानी बनाई थी। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त शब्द यवनिका यानी पर्दा यूनानी भाषा से लिया गया है। सर्वप्रथम लेख उत्कीर्ण सिक्का एवं स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय यूनानियों को ही है। ठीक है। मिनांडर एवं नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख किसमें है? मिलिंद पन्हो में है, नामक ग्रंथ में है। और ये कौन सा ग्रंथ है? ये बुद्धिस्ट ग्रंथ है। ठीक है? बुद्ध जी से संबंधित है। तो मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, और नागसेन को बुलाया था आइंस्टीन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये याद करिए, रख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है। विदेशी आक्रमणकारियों के भारतीय साहित्य में नाम कैसे थे? जैसे बैक्ट्रियन को इंडिया में यवन यूनानी कहते थे, यवन या यूनानी। ठीक है। सीथियन शक कहे जाते थे इंडिया में, शक को सीथियन जो है विदेशी में कहा जाता था। पहलव जो है इंडिया में जो थे वो उनको पार्थियन थे, और जो कुषाण थे वो यूची जाति के थे। ठीक है ना, चाइना से आए थे, मैंने एक बार डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं शक या सिथियन। पार्सिपोलिस तथा नक्शी रुस्तम अभिलेखों से शकों की जानकारी मिलती है। शकों ने लगभग 165 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पूर्व में प्रवेश किया। ठीक है। शक मूलतः
मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत। शकों की कुल 5 शाखाएं थीं। पहली शाखा कहाँ थी? अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी तक्षशिला। तीसरी शाखा मथुरा में। चौथी शाखा पश्चिमी भारत में और पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन में। ठीक है, बहुत स्थापित कर लिया था ये 5 शाखाओं ने शकों। ठीक है, और शकों का उन्मूलन किसने किया था? शकों को हराया किसने था? ये हम जब गुप्त काल आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों को हराया, शकों का उन्मूलन किया। ठीक है, और अपनी कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। ठीक है ना, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम गुप्त काल के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, शकों के सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रादमन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। अब ये रुद्रदामन जो है ये शकों का सबसे प्रतापी शासक था और इसका कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। एक सुदर्शन झील के बारे में मैंने पिछली बार आपको बताया था, पिछले लेक्चर में मौर्य काल जब पढ़ाया था तो बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त जो है मौर्य ने किया था। पुष्यगुप्त वैश्य के थ्रू, वहाँ का प्रांतपति था। ठीक है ना, सौराष्ट्र का। और उसके बाद में पुष्यगुप्त वैश्य के बाद में अशोक के टाइम पे तो शास्प हो जाता है, तो अशोक उस नहर से अलग और भी उस झील से अलग नहरें निकालता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा रुद्रादामन प्रथम है, इसने इसका जीर्णोद्धार यानी मेंटेनेंस करवाया था। फिर एक और नाम आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने भी इसका मेंटेनेंस करवाया था या इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये 4 शासक जो हैं ये सुदर्शन झील से रिलेटेड है, इसको याद रखिए। ठीक है, रुद्रादामन का सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था और इस उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का भी चलाया। ठीक है, शक शासकों ने भारतीय गवर्नरों को क्या कहा है? क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, अब शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय शासक द्वारा एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया। ठीक है, उसी समय से विक्रमादित्य की एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 16, यानी ऐसे 16 शासक हुए हैं इंडिया में जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। ठीक है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। अब 78 ईस्वी में भी एक शक संवत जो है वो चलाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 78 ईस्वी में ही एक चीज़ और हुई थी, वो क्या हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। इसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण। ठीक है ना, चतुर्थ बौद्ध संघ। अब ये इसके बारे में भी फर्दर डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं पार्थियन या पहलव। तो पार्थियन मुख्यतः सीस्तान या अराकोसिया के निवासी थे। अराकोसिया कंधार, याद रखिएगा, आता है ना कौन सा? काबुल, कंधार, कैड्रोसिया, अराकोसिया, पेरिपेंसदेई, है ना, डिस्कस किया था मौर्य काल में। ये सब जगह से व्यापार होता था। तो कंधार जो है वो अराकोसिया का, कंधार है कहाँ पे? ये आपका अफगानिस्तान। ठीक है, इसको ऐसे पता। पहला वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथेरेट्स प्रथम। लेकिन भारत में जो था पार्थियन संस्थापक कौन था? माउस। ठीक है, पहला सबसे शक्तिशाली पहला शासक कौन था? गोंडोफर्निस था, 20 से 41 ईस्वी तक था, जिसका उल्लेख तख्ते बही अभिलेख में किया जाता है। प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, इसको याद रखिएगा। भारत आया था किसके? गोंडोफर्निस के उत्तराधिकारी एड्रोग्रेसिस पैकार्ड सेनाबेयर्स जो थे। ठीक है ना, के समय में ये भारत आया। ठीक है ना, किसके समय में? गोंडोफर्निस के समय में ये भारत आया, सेंट थॉमस। उसके बाद आते हैं यूची जाति, कुषाणों की थी, वो कबीलाई जाति थी। पहलव साम्राज्य को इसने समाप्त कर दिया था और उसके बाद में कुषाण वंश की नींव डाली। अब आते हैं इंपॉर्टेंट वंश है कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण मूलतः यूची जाति की शाखा थी। कहाँ की ये यूची जाति थी? ये चीन की जाति थी। ठीक है, चीन से आए थे, जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक।
कटफिसियस प्रथम था 15 से 65 ईस्वी तक। कुषाण वंश का प्रथम शासक था, जिसके सिक्कों पर युवांग, महाराजा धीराज आदि उपाधियां हैं। भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? विम कटफिसस। ठीक है, शिवनंदी के जो है मूर्ति, जो आकृतियां हैं वो मिलती हैं इसके सिक्कों पर। ठीक है, कोई डिस्कस करेंगे तो ये देखिए, शैव मत का अनुयायी था, इसके सिक्के पर शिवनंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती। नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कटफिशियस ने ही चलाए थे। हिंद यवनों ने एक्चुअल में सबसे पहले सिक्के चलाए इंडिया में। ठीक है, उसके बाद फिर कुषाणों ने। ठीक है, और ये भी एक हिंद यवन ही थे। ठीक है, तो 78 ईस्वी में समय कनिष्क सर्वाधिक शक्तिशाली कुषाण शासक हो गया था, और 78 ईस्वी में ही शक संवत चला था, और 78 ईस्वी में ही चौथी बौद्ध संगति। तो कुषाणों ने की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? मथुरा। और पहली कौन सी थी? पुरुषपुर, यानी पेशावर। ठीक है, पुरुषपुर यानी पेशावर। पेशावर है कहाँ? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये याद रखिए। कनिष्क जो है एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया। कनिष्कपुर बनाया, कनिष्क ने राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। ठीक है, कनिष्कपुर नगर बसाया। नेक्स्ट आते हैं, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन में। इसका अध्यक्ष कौन बना था? इसका अध्यक्ष बना था वसुमित्र। ठीक है, याद करिए, जब मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो है बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था एक वीडियो लेक्चर में, तो उसमें हमने बताया था इसका उपाध्यक्ष कौन बना था। ठीक है, अश्वघोष। कौन बना था? अश्वघोष। और एक खास बात और है, अश्वघोष ने जो रचना थी अश्वघोष की, वो कौन थी? बुद्ध चरित्र। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरी रचना कौन सी थी? सौंदारनंदन। और तीसरी रचना कौन सी थी? सारिपुत्र प्रकरण। तो ये तीनों रचनाएं जो हैं आप लोग याद रखें। ठीक है, अब राज्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान जो है चरक, जो है ये कनिष्क के राजवेद था। इसने चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है, महाविभाषा सूत्र की रचनाकार वसुमित्र हैं। इसी से ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, इसे ही। ठीक है, विश्वकोश, डिक्शनरी ऑफ बौद्ध धर्म, वर्ल्ड डिक्शनरी। कनिष्क की राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों को रामायण, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। वसुमित्र, पाशर्व, नागार्जुन और कनिष्क के दरबार में विभूति। ठीक है, कौन? वसुमित्र, पाशर्व और नागार्जुन। नेक्स्ट आते हैं, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। इसकी पुस्तक कौन सी है? माध्यमिक सूत्र, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी। तो जब कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति कराई थी, तो उसमें हीनयान और महायान के बीच में ये बौद्ध धर्म जो है वो बट गया। तो गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, बुद्ध जी की जो मूर्तियां हैं वो गांधार शैली में या मथुरा शैली में बनी हुई हैं। ठीक है, कुषाण वंश के अंतिम शासक जो है वो कौन था? वासुदेव। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन की विचित्र प्रथा की शुरुआत कुषाणों के द्वारा ही की गई। नेक्स्ट आते हैं, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग जो है ये कहाँ से कहाँ तक? चाइना से इटली तक। ठीक है, ये जाता था रोम, रोम से होता है ये रेशम मार्ग। कब ये जाता था? ये कुषाण काल में जाता। ठीक है ना। तो रेशम मार्ग जो है उस पर नियंत्रण रखने के लिए शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। ठीक है, और कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहाँ के बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को प्राप्त किया था। कनिष्क ने चीन से 2 बार युद्ध किया। प्रथम युद्ध में हारने के बाद दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की। नेक्स्ट आते हैं, कुषाण शासक हुविस्क। ठीक है, हुविस्क के सिक्कों पर किसके अंक मिलते हैं? शिव और नंदी के, स्कंद के और विष्णु के आदि देवताओं की आकृतियां मिलती हैं हुविस्क से सिक्कों। ठीक है, ये भी कुषाण शासक था। तो कुषाण शासकों में विम कटफिशियस जो था वो शैव धर्म से संबंधित था, शैव धर्म को अपनाया था उसने। कनिष्क और हुविस्क ने ये जो है बौद्ध धर्म अपनाया था,
और वासुदेव ने भी ये शैव धर्म अपनाया। तो कुषाण वंश का पतन और गुप्त वंश का उदय के बीच में उत्तरी भारत में अनेक राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्य थे। अब उनके बारे में भी पढ़ते हैं कौन कौन से थे। तो आते हैं नाग वंश के बारे में। तो पुराण के अनुसार पद्मावती, मथुरा तथा नागपुर में नाग कुलों का शासक था। पद्मावती के नाग लोग भार शिव कहलाते थे। मथुरा का नागवंशी शासक गणपति नाग एवं पद्मावती का शासक नागसेन था। चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नागवंशी कन्या किससे हुआ था? कुबेर नागा से हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वनाग या सर्वनाग सरदार को विषयपति या प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट आते हैं वाकाटक वंश पे। तो वाकाटक विष्णुवर्धन तथा विष्णुवर्धी गोत्र के ब्राह्मण वंश का शासन दक्षिण भारत में 3री से 6ठी शताब्दी के बीच था। शैव भक्त थे। वाकाटक, कदम और चालुक्य शासक स्वयं को हरित पुत्र कहलाते थे या कहते थे। वाकाटक शासकों ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। और वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति, जिसे वाकाटक वंश केतु कहा गया। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है क्वेश्चन कि किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए इंडिया में। तो सम्राट की उपाधि भी धारण की थी प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट, संगम युग के बारे में। तो संगम युग जो था साउथ इंडिया में संगम युग कहा गया। ठीक है, तो साउथ इंडिया में कौन थे? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ थे यही बता देते हैं। चोल जो थे ये केरला में चेर थे, और पांड्य जो थे ये मद्रास या फिर तमिलनाडु में थे, और चोल इनके बीच में थे। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख में चोल, चेल, पांड्य यानी केरल पुत्र जो है ये चेर को कहा जाता था। इन शासकों का उल्लेख, चोलों के बारे में पहली जानकारी पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलती है। ठीक है, इनका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। किसका? चोलों का। ठीक है ना। चोलों की पहली राजधानी उत्तरी मलनूर थी, फिर कौन सी हो गई थी? उरैयूर हो गई थी, और उसके बाद में फिर तंजावुर हो गई। ठीक है, तो इस वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? करिकाल था। ठीक है, और संगम युग के बाद में जो चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। ठीक है, ये जान के रखिएगा। विजयालय के बाद में राजराज प्रथम आता है, और उसके बाद में राजेंद्र प्रथम आता है। तो राजराज प्रथम ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब हम चोल काल के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे एक नए वीडियो लेक्चर में, तब वहाँ पर चोल काल के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं शॉर्ट में। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक करिकाल था। इसे जले हुए पैरों वाला भी कहा जाता है। इसने अधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट आते हैं, करिकाल ने कावेरी के तट पर कुहार नगर यानी कावेरी पट्टम की स्थापना की थी। चेर राज्य यानी केरल पांड्य देश के पश्चिमी तथा उत्तर में समुद्र और पहाड़ों के बीच एक संकरी पट्टी में स्थित था। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में चेरपाल का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः चेरों के विषय में प्रथम जानकारी है। चेर वंश का प्रथम शासक कौन था? उदयन राज। इसे लाल चेर भी कहा जाता है। यह कला का महान संरक्षक था। संगम के महत्वपूर्ण कवि पर्णर ने इसकी प्रशंसा की है। चेर शासक उदयन राज ने पत्नी कंडगी पूजा को प्रारंभ करवाया था। ठीक है, चेर शासक पेरुंजेरेल इरपोई विद्वानों का संरक्षक था। इसने कई यज्ञ संपन्न कराए। इसी के काल में दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत हुई। अंतिम चेर शासक कौन था? कुडक्को इलजेराल इरमपोडई। ठीक है, इसे हाथी की आंख वाला कहा जाता था। पांड्य राज भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पांड्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? कोरकई या कोलची, बाद में मदुरई हो गई थी। ठीक है, और पांड्यों का उल्लेख जो है सर्वप्रथम कौन करता है? मेगास्थनीज। किस में करता है? उसने अपनी इंडिका में, इंडिका जो उसकी पुस्तक है उसमें उसने करी थी। ठीक है ना। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? है
ये जो है चंद्रगुप्त तो मौर्य था, उसके शासनकाल में एक राजदूत बनकर आया था सेल्यूकस का, ठीक है ना। अच्छा, पांड्य राज का प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य शासक नेडियोन की जानकारी पत्तुपातु में संकलित मुनगुडिकर, किलार तथा नक्कीकर की कविताओं से मिलती है। इसने सागर पूजा की प्रथा आरंभ करवाई। नेक्स्ट आते हैं, पांड्य शासक नेदुजेलियन के कुशल शासन की जानकारी मदुरई कांजी से मिलती है। नेदुजेलियन के ने निर्देश कोवलन को हार चुराने के आरोप में मृत्युदंड दिया था, जिसकी सच्चाई का पता चलने पर उसने खुद आत्महत्या कर ली थी। नत्तनार द्वारा रचित संगम ग्रंथ पत्तुपातु में पांड्य वंश का अंतिम शासक नल्लियकोडन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, संगम काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, तो दास प्रथा नहीं थी, लेकिन सती प्रथा जो थी वो प्रचलन में थी। ठीक है, संगम काल का मुख्य स्थानीय देवता कौन थे? मुरुगन, जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम या कार्तिकेय कहलाने लगे थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मुर्गा या कुक्कुट को माना जाता। संगम युग मसाले विशेषकर गोल मिर्च, हाथी दांत, मोती, रत्न, मलमल और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। संगम काल में उरैर कपास व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट आते हैं, संगमकालीन साहित्य के बारे में जान। तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में संकलित संगम साहित्य में पांड्य राजाओं का उल्लेख। अब ये जो तीन साहित्य हैं, पुस्तकें हैं, एक शिल्पाधिकारम है, एक मणिमेखले, एक जीवक चिंतामणि। तो शिल्पाधिकारम किसने लिखी? एंग्लो एडिकल ने। मणिमेखले शीतले सत्यनारायण ने लिखी और जीवक चिंतामणि तिरुतक्क देवर ने। और ये जो ऊपर वाले जो दोनों हैं, यही शिल्पाधिकारम मणिमेखले, ये महाकाव्य कहे गए हैं साउथ इंडिया के। ठीक है ना, कौन से? शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। नेक्स्ट आते हैं, संगम का अर्थ क्या होता है? तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों, ज्योतिषियों एवं बुद्धिजीवियों की एक परिषद को संगम कहा जाता है। इसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। अच्छा, तीन संगम हुए थे, ठीक है। जिसमें पहला संगम मदुरा में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा संगम का आयोजन कपाटपुरम या अलवय था। यह संगम तोलकाप्पियार एवं अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। और तृतीय संगम जो था वो नक्कीकर की अध्यक्षता में उत्तरी मदुरा में आयोजित किया। तो हमने अभी मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस किया इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में तमाम वंशों के बारे में जाना जो मौर्य वंश के बाद में भारत में आए। ठीक है दोस्तों, जीएस तैयारी चैनल के माध्यम से ये वीडियो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए जो भी नया वीडियो अपलोड हो। जीएस तैयारी हमारा ऐप भी है, गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी बहुत से पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, पीसीएस के हैं, आईएएस के हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग जो है कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं, कम रेट में ही हैं अभी। ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है, तो आने वाले समय में हो सकता है इसके रेट बढ़ जाएं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त काल और गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि गुप्त वंश जो है किस तरीके से फलता फूलता है। श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश की, और गुप्त वंश के समय में राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन जो था वो कैसा था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू।